छत्तीसगढ़ में खाद्य और उर्वरकों की कमी को लेकर राजनीति, पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने खोला धार्मिक स्थलों के खिलाफ मोर्चा। स्कूल परिसर में बनी मस्जिद पर कार्रवाई के लिए लिखा पत्र, छात्र छात्राओं के भय का दिया हवाला। राजधानी में हिजाब के नाम पर उड़ाई जा रही कानून की धज्जियां। हिजाब पहनकर युवतियां बाइक पर कर रही स्टंट, वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हुआ वायरल। बिलासपुर में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ब्राउन शुगर लेकर आ रहे आरोपी को दबोचा, आरोपी से 10 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद। और जशपुर में कलयुगी बेटे ने पिता की हत्या की। पिता शराब पीकर करता था झगड़ा, आरोपी को पुलिस ने झारखंड से पकड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। राज्यपाल से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर बस्तर में हुए प्रधानमंत्री आवास घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इसके साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं पर प्रदेश सरकार के इशारे पर पुलिसिया दुर्व्यवहार पर भी चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश में जब से कांग्रेस सत्ता में आई है तब से कांग्रेसियों को भ्रष्टाचार करने, भय फैलाने का लाइसेंस मिल गया है। ये सब कुछ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के इशारे पर हो रहा है। वहीं पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश की सरकार दमनकारी नीतियों का सहारा लेकर हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रही है। मुख्य रूप से जो प्रशासन जिस प्रकार से कांग्रेस के मुख्यमंत्री से लेकर के उनके मेयर से लेकर के जो भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए उनको जिस प्रकार से संरक्षण दिया है और उनके खिलाफ में जो कार्रवाई हो रही थी कार्रवाई नहीं हुआ, इस स्थिति लगातार धरना दिए। कांग्रेस के पार्षद, महिला पार्षद प्रधानमंत्री आवास देने के लिए 25-25 हजार रुपये 40 से 45 लोगों से उनके द्वारा लिया गया कि हम आपको प्रधानमंत्री आवास दिलवा देंगे। और अब हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं खबर भारत के संवाददाता मोहम्मद साजिद फोन लाइन पर। मोहम्मद, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष की अगर बात सुने, धर्मलाल कौशिक सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर, क्या कहना है कांग्रेस सरकार का? क्या भ्रष्टाचारियों के संरक्षण के जो आरोप लगे हैं उन पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की? जी क्रांति जी, देखिए ऐसा है कि ये सीधी तरह से जो कांग्रेस के जो पार्षद है जगदलपुर में, महिला पार्षद है, उन पर आरोप है कि वहाँ पर जो स्थानीय लोग जो रहते थे करीब 20-25 वर्ष से जगदलपुर में, जो शासकीय जमीन पर वहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ बनाकर रह रहे थे वो, तो वहाँ के जो पार्षद थे उन्होंने उनसे, उनका आरोप है बीजेपी वालों का कि 21-21 हजार लेकर 25-25 हजार रुपये लेकर करीब 40 से अधिक लोगों से उन्होंने पैसे लिए और उनको आश्वासन दिया कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिलाए जाएंगे। लेकिन करीब 3-4 महीने हो गए और उसके बाद में ये लोग जब जगदलपुर के आयुक्त से मिलने गए तो उन्होंने कहा कि आपकी पात्रता नहीं है कि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिया जाएगा। तब जाकर इन्होंने फिर वहाँ के जगदलपुर के जो स्थानीय सोनघाट थाने में FIR शिकायत करने के लिए गए, लेकिन FIR उनकी दर्ज नहीं की गई थी। करीब 16-17 तारीख जनवरी की जो थी, तो उसमें गए थे तो उन लोगों की FIR को दर्ज नहीं किया गया। तो तब से लोग मांग कर रहते और धरने पर बैठे होते, तो शासन ने भी शक्ति दिखाई इस समय। तो अभी इनकी बात पूरी नहीं होती देखकर ये लोग, इन्होंने अभी राज्यपाल को ज्ञापन दिया लाकर, और इसी को लेकर 2 दिन पहले धर्मलाल कौशिक जी और बृजमोहन अग्रवाल जो विधायक है बीजेपी के, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था रायपुर में और इस मुद्दे को बताया कि एक तरफ अब पूरी तरह से बीजेपी वालों का आरोप है कि कांग्रेस से जो सत्ता में है वो इसका दुरुपयोग कर रही है और दमन कर रही है लोगों का। बिल्कुल, FIR दर्ज नहीं हुई, शिकायत लेकर पहुंचे थे जब लोग, इसका मतलब देखा जाए तो महिला पार्षद पात्रता रखते हैं कि नहीं रखते हैं, ये जानकारी या तो उनको नहीं थी या उनको जानकारी थी, लेकिन उस बात को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं, या तो सीधा सीधा ये आरोप है। जी हाँ, क्या कहना है महिला पार्षद का? जी
जी, आरोप यही है और महिला पार्षद की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है और कांग्रेस और बीजेपी इस मुद्दे पर आमने सामने राज्य में दिख रही है। हाँ। और कांग्रेसी भी इस पर जांच कराने की बात कर रहे हैं और क्योंकि नगर निगम भी वहाँ की कांग्रेस की ही है, तो इस वजह से वहाँ पर भी इस तरह कोई एक्शन लिया नहीं गया इस पर अभी। तो अभी मुद्दा काफी गर्म है रायपुर छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल सही बात है। इस पर पक्ष की तरफ से, विपक्ष की तरफ से तो बातें आ ही रही हैं निकल कर, पक्ष की तरफ से कोई चीजें आई हैं कि एफआईआर तो कम से कम होनी ही चाहिए, जांच का विषय है एक। जी हाँ जी, बात आप सही कह रहे हैं, जांच का विषय ही है क्योंकि कोई भी मुद्दा होता है तो एक तरह से सरकार, एक पक्ष है विपक्ष हो, आखिरी कमेंट यही आता है कि जांच किया जाएगा इस पर। तो अभी एक तरह से इस पर एफआईआर हुई नहीं है और इस पर जांच की जा रही है। अभी राज्यपाल को भी इससे अवगत कराया गया, तो राज्यपाल से अभी जो भी इंस्ट्रक्शन आती है सरकार को, तो उसके बाद जो भी हो किया जाएगा। मैं अगर इनका जो महिला पार्षद जिनका हम जिक्र कर रहे हैं उनका नाम अगर आप बता सकें। जी, इनका नाम कोमल सेना है। तो देखा जाए तो ये 25 हजार रुपए इन्होंने कई लोगों से लिए। कब से हैं ये पार्षद, कितना उनके कार्यकाल को समय हो चुका है? जी, इनका कहना है कि करीब साल भर से आश्वासन दे रही थी ये। जी, साल भर से आश्वासन दिए थे, जब इनकी बात पूरी नहीं हुई। और 25,000 एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले के लिए काफी बड़ी रकम होती है। साजिद, गौरी शंकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से, हम उनसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है गौरी शंकर जी। नमस्कार। नमस्ते गौरी शंकर जी, क्या कहना है आपका? महिला पार्षद खुलेआम ये महिलाओं पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाती, पहली चीज जहां माना जाता है कि महिला एक अच्छी रीति नीति से शासन करती चली आई है, महिला पार्षद ने इस तरह की हरकतें करने की हिम्मत कैसे दिखा ली, एक चीज। दूसरी चीज, जब इतने सारे लोग मिलकर एफआईआर कराने गए तो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं महिला पार्षद पर। देखिए, इसमें गलती महिला पार्षद की बिल्कुल नहीं है। जैसा वृक्ष वैसा फल। पार्टी की इनकी रीति नीति है चोरी करने की, कमीशन खोरी करने की, भ्रष्टाचार करने की और गरीब लोगों के जेब में डाका डालने की। बड़ी बड़ी बात नैतिकता की ये लोग सिर्फ विज्ञापन में, चैनल पे करते हैं। धरातल में आप देखिए छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था का क्या बदहाली है। गरीब के जेब में डाका डाला जा रहा है, आवास के नाम से कमीशन खोरी किया जा रहा है। सारे सबूत, सारे दस्तावेज मिलने के बाद भी अगर रिपोर्ट नहीं लिखाया जा रहा है तो इसे क्या कहा जाए? क्या प्रदेश में पूरी यहाँ की संवैधानिक संस्था, पुलिस प्रशासन पूरा बिक चुका है? सबने कांग्रेस पार्टी का गमछा ओढ़ लिया है। तो ये सारी चीजों को लेकर हम राज्यपाल के पास गए थे। ये मामला कोई राजनीति से जुड़ा मामला नहीं है, ये मामला गरीबों से जुड़ा हुआ मामला है। और आप बेहतर तरीके से जानती हैं, पिछले महीने ही प्रदेश में लाखों गरीबों के अरमानों पे पानी फिरा। जो प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि वापस चली गई, इससे बड़ा और क्या बदहाली होगा? और जो मकान बनाने हैं उसके नाम से जो कमीशन लिया जा रहा है, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता पूरे मामले में सिर्फ जांच। अरे भाई, जांच का मतलब आप इस पूरे मामले को टरकाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? फौरन कार्रवाई क्यों नहीं होती है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर तो तुरंत एफआईआर होता है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं पर तुरंत एफआईआर होता है। गौरी शंकर जी, जिस जनता ने सरकार को चुना, अगर वही जनता अपना विरोध व्यक्त करवा रही है किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ जो सरकार द्वारा कहना चाहिए कि एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रही है अपने क्षेत्र की, और अगर वो अपने ही क्षेत्र वासियों के साथ बेईमानी कर रही हैं तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। कम से कम एफआईआर तो दर्ज होनी ही चाहिए थी तुरंत। नहीं, एक्शन इसलिए नहीं लिया जा रहा है क्योंकि जो कमीशन का हिस्सा है पूरा ऊपर तक पहुंच रहा है और इसके तार मुख्यमंत्री सचिवालय से जुड़े हुए हैं, सबको जानकारी है। और प्रदेश में कमोबेश हर जिले में यही स्थिति है। इसलिए कौन कार्रवाई करे? अगर किसी प्रकार से कार्रवाई की गई तो बहुत सारे लोग इसमें बेपर्दा होंगे। महिला पार्षद तो एक छोटा सा मोहरा है। उनकी क्या बखत थी कि इतना बड़े कार्य को अंजाम दे? और एक महिला पार्षद के नाम से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े शीर्ष नेताओं को राजभवन पहुंचने की क्या जरूरत पड़ गई? तो विषय यहाँ पे महिला पार्षद नहीं है, विषय सरकार की कार्यशैली है, विषय सरकार की कारगुजारी है, विषय सरकार का यहाँ पर पाप है, और विषय सरकार की करतूत है जिसको हमने जनता के सामने लाया है। और सरकार की आज जो बदनामी हो रही है, जो थूथू हो रही है, उसके बाद भी बाहर है सरकार। अभी तक इस पूरे घटनाक्रम के बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं करना इस सरकार के लूट तंत्र को कहीं न कहीं उजागर करता है और इस सरकार के उस बदसूरत चेहरे को उजागर करता है जिसकी कल्पना 3 साल पहले जनता ने वोट देते समय नहीं की थी। जनता ने जो सोचा था आज हर वर्ग के लोगों को सरकार के द्वारा चला जा रहा है, ठगा जा रहा है, और परिणाम आपके सामने है। बिल्कुल।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए गौरी शंकर जी। जिस तरह से अभी हमारी भाजपा से जुड़े थे गौरी शंकर जी, छत्तीसगढ़ से हमारी बात हो रही थी और वाकई एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि किस तरह से एक अगर छोटा जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र वासियों के साथ ऐसा कर सकता है तो बड़े स्तर पर क्या हो रहा होगा। जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कई परतें जो हैं खुलने की वो जल्दी से जल्दी सामने आ सके। आपको बता दें कि राज्यपाल से प्रतिनिधिमंडल, बीजेपी प्रतिनिधिमंडल मिला। किस तरह से एक महिला पार्षद 25-25 हजार रुपए ले चुकी है कई लोगों से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। लेकिन चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से जावेद खान, हम उनसे बात करेंगे। जावेद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जावेद जी, क्या कहना है आप बताइए। राज्यपाल तक ज्ञापन पहुंच चुका है, धरने पर भी बैठ चुके हैं लोग, अपनी समस्याएं लेकर थाने तक पहुंच चुके हैं। ना तो एफआईआर दर्ज हुई, ना ही किसी तरह की कार्रवाई की कोई बात की गई है। इस तरह तो महिला पार्षद आने वाले समय में और खुलेआम बिल्कुल बोलते ना कि पूरी कर्मठता के साथ भ्रष्टाचार करेंगी। देखिए क्रांति जी, आरोप लगा है। आरोप की जांच को लेकर के जब मुख्यमंत्री जी बस्तर प्रवास पे थे, उन्होंने भी कह दिया था कि इसकी जांच होगी, मेरे संज्ञान में मामला आया है। आप इस चीज को इस एंगल से देख रहे हैं कि महिला पार्षद ने भ्रष्टाचार किया है। आप उसका दूसरा पहलू देखिए कि उसको लेकर के किस तरह से राजनीति हो रही है और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग, एक बोलते हैं जो छोटा सा बच्चा जो जिद करता है, तो उस तरह की जिद जो की जा रही है। देखिए, शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है, पुलिस विभाग अपना काम कर रहा है। जावेद जी, एक सवाल जरूर उठता है जो अगर हम भूल जाए सरकार को, हम जनता को याद रखते हैं। जनता कैसे राजनीति कर सकती है? 25 से 30 लोग कैसे एक साथ झूठ बोल सकते हैं जावेद जी? मैं कहाँ कह रहा हूँ मैम कि वो 25 से 30 लोग झूठ बोल रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। उस पे मैम सीधी सी बात है कि पुलिस उनका बयान दर्ज कर रही है। लगातार पुलिस उनको बुला करके उनका बयान दर्ज करा रही है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा है कि एफआईआर दर्ज करो, एफआईआर दर्ज करो, एफआईआर दर्ज करो, ये कहाँ तक उचित है? पुलिस प्रशासन है, पुलिस है, अपना काम कर रही है। थोड़ा सा अगर उसको समय लग रहा है इस चीज को बारीकी से जांच करने के लिए, क्योंकि जिस पार्षद के ऊपर आरोप लगा है वो जनप्रतिनिधि है, चुनी हुई है। दरअसल इससे सरकार की छवि खराब होगी, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। सारे सरकार की छवि तब खराब होगी जब आरोप उस महिला पार्षद के ऊपर सिद्ध हो जाएगा। वर्तमान में आरोप लगा है, आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। और दूसरी चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, आज ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन 40 पीड़ितों का नाम लेकर के पूरे प्रदेश भर में राजनीति कर रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अभी मैं आपके चैनल पे सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्राधिकारी के द्वारा बयान। मैं आपसे पूछता हूँ कि 15 साल बहुत लंबा समय होता है क्रांति जी। ये वह लोग हैं जो रेलवे की जमीन पर हैं और पिछले 25 से 30 साल से रेलवे लगातार इनको इंटीमेशन दे रहा है, नोटिस दे रहा है कि हमारी जमीन को खाली करिए, अवैध रूप से आप वहां काबिज हैं। 15 साल में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ना तो इन 40-50 परिवारों को पीएम आवास दिला पाए, ना तो अटल आवास दिला पाए, ना तो इनको व्यवस्थित कर पाए कहीं। हाँ, आज राजनीति करना है तो राजनीति करने के लिए ये बिल्कुल उनके आगे खड़े हैं। और मैं एक और सवाल आपसे इनके माध्यम से इनसे भी पूछना चाहूंगा कि आप राज्यपाल तक पहुंचे, आप स्थानीय कलेक्टर तक गए क्या? आपको उनका अगर इतने हितैषी हैं, उनके लिए आप व्यवस्था बनाना चाहते हैं, आप घोटाले की बात कर रहे हैं, लेकिन उनको व्यवस्थित करने की दिशा में अभी तक भारतीय जनता पार्टी आगे नहीं बढ़ी है।
लेकिन एक सवाल ये भी, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन एक सवाल ये भी बनता है कि अगर सारे साक्ष्य हैं, शायद आपकी सरकार तुरंत तत्पर बोलते ना निर्णय लेने के लिए जानी जाती है, तो शायद इसका एक उदाहरण हर बार पेश किया जाना जरूरी हो जाता है कि अगर सारे साक्ष्य हैं, अगर लोगों की बात कुछ हद तक सही है, तो एफआईआर ना करके आवेदन तो लेना ही चाहिए था। आवेदन बिल्कुल आवेदन लिया है, पुलिस विभाग ने बिल्कुल आवेदन लिया है, सभी का आवेदन लिया है, इसीलिए तो सब चीज बयान दर्ज कर रही है पुलिस विभाग। अगर आवेदन ही नहीं लेती तो बयान कैसे दर्ज करती? क्या उम्मीद हम जता सकते हैं जावेद जी, क्या उम्मीद जता सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ, आपको एक प्रकरण अच्छे से याद होगा, जब यहाँ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय शिक्षा मंत्री हुआ करते थे केदार कश्यप, उनकी बीवी का, धर्मपत्नी का परीक्षा वाला मामला सामने आया था, जिसमें उनकी साली बैठ करके परीक्षा दे रही थी। उस विषय को लेकर के कांग्रेसियों ने 70 दिन 80 दिन की लड़ाई लड़ी थी, तब भी जाकर के एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। कानून अपनी प्रक्रिया के तहत कार्य किया, मामला कोर्ट में लंबित है, विचाराधीन है। आज ये वही चीज कर रहे हैं, इसमें सरकार का कोई विषय ही नहीं है जी। यानी कि अगर हम संक्षिप्त में इस बात को समझ सकते हैं कि अगर आरोप सिद्ध हो जाता है, अगर जो साक्ष्य लोग लेकर गए थे उसके आधार पर सारी चीजें बोलते ना पारदर्शिता अगर दिखाई देती है, सही और गलत सामने आ जाता है, तो महिला पार्षद को पद से हटाया भी जा सकता है, जो जिम्मेदारी वो निभा रही है। निश्चित ही कांग्रेस पूरे छत्तीसगढ़ में सुशासन कर रही है, इनके पास विषय नहीं है, मुद्दा नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज एक पार्षद का विषय को लेकर के प्रदेश तक हो हल्ला मचाए हैं। अगर पार्षद के ऊपर किसी भी तरह का आरोप सिद्ध हो जाता है, तो मैं इतना जानता हूँ कि प्रदेश के मुख्यमंत्री संवेदनशील मुख्यमंत्री है, कांग्रेस की सरकार संवेदनशील सरकार है, उन पीड़ितों के साथ में उचित न्याय किया जाएगा। जी, हितग्राही भी जुड़ चुके हैं जावेद जी, हम चाहते हैं कि आप उनकी व्यथा खुद सुने। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हितग्राही सुरेंद्र जी। जी सुरेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? थोड़ा डिस्टरबेंस है आवाज। हाँ, अब आएगी, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जावेद जी हमारे साथ बने हुए हैं कांग्रेस से, जावेद खान जी हमारे साथ दूसरी फोन लाइन पर बने हुए हैं। सुरेंद्र जी, आप चाहें तो सीधे उनसे बात कर सकते हैं, इस वक्त वो आपकी संभवतः मदद करेंगे। जी सुरेंद्र जी, मुझे लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। जावेद जी, मुझे ये हम आश्वस्त कर सकते हैं कि जल्द से जल्द इस पर निर्णय लिया जाएगा, और अगर वो गलत पाई जाती है तो उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। जावेद जी, चलिए खबर में अब हम आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से हम बता रहे थे कि प्रधानमंत्री आवास घोटाले में कार्रवाई की मांग की गई थी, आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ की एक और खबर आपको बताते हैं कि इन दिनों खाद और उर्वरकों की कमी देखी जा रही है निरंतर, और इस पर सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। जहां विपक्ष का ये कहना है कि जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है, तब से राज्य खाद्य संकट से गुजर रहा है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि पूरे देश में कहीं भी खाद की कमी नहीं है, लेकिन राज्य सरकार की नीतियों की वजह से छत्तीसगढ़ में खाद का संकट आ गया है। वहीं कांग्रेस नेता सुशील आनंद ने पलटवार करते हुए कहा कि मोदी सरकार अपने दायित्वों से पीछे हट रही है, जिसका खामियाजा प्रदेश के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को मिलने वाले खाद में 40% की कमी कर दी है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद में कभी भी डीएपी और यूरिया को लेकर के रबी फसल के लिए दिक्कत नहीं आई थी। खाद की आवश्यकता कम पड़ती है और जो जितना चाहे लोगों को मिल जाते थे, किंतु दुर्भाग्यजनक स्थिति है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद लगातार खाद के संकट गहरा रहे हैं। बरसात में भी किसान तकलीफ आए हैं और ब्लैक मार्केटिंग हुआ है। सरकार के संरक्षण में सरकार रोकने में सक्षम नहीं रही, और अभी गर्मी में जिस प्रकार से डीएपी और यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, कृत्रिम अभाव जो बताया जा रहा है, वास्तविक में किसानों के लिए दोहरा मार है और किसान खाद के संकट से जूझ रहे हैं। मोदी सरकार एक बार फिर अपने दायित्व से पीछे हट रही है। जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है,
तब से लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन करने में कोताही बरतती है। एक बार फिर से किसानों को जो खाद्य की आपूर्ति की जानी है, जो उर्वरक की आपूर्ति की जानी है, उसमें केंद्र सरकार ने 40% से अधिक की कटौती की है। इसका खामियाजा आज देश के और छत्तीसगढ़ के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। संवाददाता है हमारे खबर भारत के छत्तीसगढ़ से है मोहम्मद। अब ये मामला भी आ रहा है छत्तीसगढ़ सरकार पर, एक और सवाल उठ रहे हैं कि क्या खाद की कमी वाकई है या सरकार कहीं ना कहीं से इसे दर्शाने की कोशिश कर रही है। ये में कांग्रेस वालों का कहना है कि जो केंद्र सरकार से जो कोटा मिलता है रासायनिक खाद का राज्य सरकार को, उसमें 40% की कमी कर दी गई है। तो इस वजह से किसानों को और जी शाजिद। बनती है उसके इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए थे किसानों को, लेकिन किसान उसकी उत्पादन भी राज्य में सिर्फ 10% व्यापारी जितनी जरूरत होती है, और जो रासायनिक खाद जो होता है उसमें 40% कटौती राज्य सरकार का कहना है केंद्र सरकार ने कर दिया गया, जो कि करीब 7.5 लाख मीट्रिक टन जो हर साल मिलता था, इस साल 3,20,000 मीट्रिक टन ही मिल रहा है राज्य सरकार को। तो जिस वजह से बाजार में रासायनिक खाद के जो दाम है मूल्य काफी बढ़ चुके हैं, तो इस वजह से किसानों को काफी परेशानी हो रही है और कमी भी। जी शाजिद। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से भाजपा से ही गौरी शंकर जी। गौरी शंकर जी, जी गौरी शंकर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी जिस तरह से हम लगातार आपसे संपर्क कर रहे हैं और आपसे बातचीत कर रहे हैं अलग अलग मुद्दों पर, एक और मुद्दा है जिस पर आपसे चर्चा की जानी जरूरी है, वो है खाद और उर्वरक की कमी, जिसे लेकर कहा जा रहा है पक्ष की तरफ से कि राजनीति शुरू हो गई है। आप क्या कहते हैं, क्या वाकई इसमें खाद और इसमें कमी राजनीति का एक विषय बन चुका है? किसान हितैषी कही जाने वाली सरकार, भूपेश सरकार, और एक बार फिर से घिरती नजर आ रही है इस समस्या में। और खाद की में है, सहकारी समिति में खाद जी व्यापारियों के पास में है। ये पूरी तरह से चीजें प्रमाणित है। और अभी जो खरीफ की जो फसल की कटाई हुई, जो धान बेचा गया है, इसके पहले भी इसी प्रकार की चीजें आई थी, और सरगुजा संभाग में तो ये हाल था कि निजी व्यापारियों का 40% से ज्यादा सप्लाई का कोटा बढ़ा दिया गया था, जिस पर टी.एस. सिंहदेव जी को, मुख्यमंत्री को पत्र लिखना पड़ा था कोटा कम किया जाए। तो ये निजी व्यापारियों को कहीं न कहीं लाभ पहुंचाने के लिए सारा खेल खेला जा रहा है। निजी व्यापारी मोटा कमीशन देते हैं और किसानों को ये बोलकर भ्रमित किया जाता है कि केंद्र सरकार ने खाद नहीं दिया है या खाद का कोटा कम कर दिया है। खाद का संकट बिल्कुल भी नहीं है, देश में और किसी राज्य में नहीं है। छत्तीसगढ़ में क्यों हो रहा है, ये बड़ा विषय है। छत्तीसगढ़ में निजी व्यापारियों को इन्होंने कोटा जो बढ़ाया है वो सब काला बाजारी कर रहे हैं, स्टॉक करके रखे हैं ताकि उसका रेट में वेरिएशन आए, उसका फायदा ले सके। और इसी के चलते आज प्रदेश में किसान आज मारा खाद के लिए फिर जी। गौरी शंकर जी, जब हमारी जब इससे पहले जिस विषय पर आपसे चर्चा हो रही थी, उस विषय पर जब हमने कांग्रेस के जावेद खान साहब से बात की, तो उनका ये कहना था कि विपक्ष जो है वो सिर्फ राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। क्या वाकई राजनीति होती है या तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर अपनी बात रखता है विपक्ष? देखिए, हमने जो पहले भी जो बात आपको बताई है वो पूरी तरह से आधार पे बताई है। आवास वाला विषय है और ये विषय है, इसको भी हम पूरी तरह तथ्यात्मक बात करते हैं। इनके पास में क्या है, कहने के लिए कुछ बचता नहीं, ना इनके प्रवक्ता लिख पढ़ के आते हैं, ना इनके पास में आंकड़ा रहता है। तो रटा रुटा डाला है कि विपक्ष राजनीति करेगा। अरे भाई, राजनीति क्यों नहीं करेंगे? राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, हर मुद्दे पर राजनीति करेंगे। जिसमें आप गरीब का गला दबाएंगे, जिसमें आप गरीबों को उनके अधिकार से वंचित करेंगे, तो राजनीति क्यों नहीं करेंगे? और क्या तरीका है बताइए? लोकतंत्र में इसके अलावा क्या तरीका है सरकार को जगाने का या उनके अधिकार को दिलवाने का? ये कहना, ये अपनी जिम्मेदारी से भागने वाला बात है। विपक्ष राजनीति कर रहा है। भाई, आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए ना, और तथ्यों बात कीजिए, आप आंकड़ों बात कीजिए, और इस बात को बता दीजिए कि आपके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने पूरे सरगुजा संभाग में जो आपने खाद का जो कोटा बढ़ाया था निजी व्यापारियों को 40% से ज्यादा, क्या उसके लिए पत्र नहीं लिखा?
पत्र को लेकर आप बैठेंगे मेरे साथ डिबेट में, ये बड़ा विषय है। हम जो बात करते हैं पूरी तरह से तथ्यों में करते हैं, प्रमाण के साथ करते हैं। सिर्फ हवा ये बोलना कि विपक्ष राजनीति कर रहा है तो बिल्कुल राजनीति करेंगे और हर मुद्दे पर राजनीति करेंगे, लेकिन तथ्यात्मक राजनीति करेंगे, अफवाहों की राजनीति नहीं करेंगे। और किसानों के नाम से अगर इस प्रकार की चीजें होंगी तो आपके चैनल के माध्यम से हम लगातार इस चीज को लेकर जाएंगे जनता के बीच। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गौरी शंकर जी हमसे जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नगरपालिका कांकेर घड़ी चौक में स्थापित अमर शहीद गुंडाधुर की प्रतिमा का वर्चुअल लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शहीद गुंडाधुर ने 1909 में बस्तर में भूमकाल आंदोलन का नेतृत्व किया था और अंग्रेजों से लोहा लिया था। यह आंदोलन आदिवासियों के स्वाभिमान, जल, जंगल, जमीन और स्वतंत्रता की लड़ाई थी। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने स्कूल परिसर में बनी मस्जिद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि हमीदिया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कैंपस में मस्जिद बनी है, जिस पर कार्रवाई को लेकर साध्वी ने पत्र लिखा है। प्रज्ञा ठाकुर ने आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय, कलेक्टर भोपाल और कमिश्नर को स्कूल परिसर में बनी मस्जिद पर कार्रवाई करने को कहा है। वहीं साध्वी प्रज्ञा ने पत्र में छात्र छात्राओं के भय का हवाला भी दिया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने लंबे समय से स्कूल कॉलेज परिसर में बने धार्मिक स्थलों के खिलाफ मुहिम चलाई है। भोपाल में हिजाब के नाम पर कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वीआईपी रोड पर युवतियां बाइक चलाकर स्टंट कर रही हैं। इस स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बिना हेलमेट चलाई जा रही है ये बाइक। पुलिस चौक चौराहों पर मौजूदगी का दावा करती है। इनको समझाइश क्यों नहीं दी गई? पुलिस किसका कर रही है आखिर इंतजार? तेजी से जहां हिजाब पहनी हुई युवतियां बाइक पर स्टंट करते हुए साफ नजर आ रही हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं खबर भारत के सीनियर रिपोर्टर प्रदीप तिलरेजा। प्रदीप, जिस तरह से खबर है, वीडियो तो हम दिखा ही रहे हैं, स्टंट कर रही हिजाब में, तो क्या कहना है आपका इस वीडियो पर? देखिए, बिल्कुल अभी मध्य प्रदेश के अंदर अभी हिसाब को लेकर के जो बवाल था वो अभी कुछ ही दिन कल ही थमा है। बड़ी मुश्किल से जो ये सरकार ने इसको अपने ऊपर कंट्रोल, हिजाब के नाम पे कंट्रोल लगाने की बात कही है। लेकिन जिस प्रकार से हमने देखा कि कुछ दिन पहले के जो वीडियो हैं उसमें क्रिकेट खेलते और फुटबॉल के हिजाब पहनकर या फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हुए भी महिलाएं देखी गई थी। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पे यह वीडियो वायरल हो रहा है, जो राजधानी भोपाल के वीआईपी रोड का बताया जा रहा है, जिसमें ये जो लड़कियां हैं एक बुलेट पे चल रही और एक स्पोर्ट्स बाइक से ये जो लड़कियां हैं वो देखी जा रही है। और बिल्कुल जो नियम है उन नियमों को कहीं ना कहीं ताक के रखते इस प्रकार की गाड़ी चला रही है। देखा यह जा रहा है कि गाड़ी चलाते चलाते में भी ये लड़कियां जो फ्लाइंग किस करती हुई देखी जा रही है। तो इस मामले को देखकर इस प्रकार से लगता है कि प्रदेश में जो पुलिस जो कहती है कि हम चौक चौक में व्यवस्था रखते हैं और हर प्रकार की जो निगरानी है वो पुलिस के द्वारा की जाती है, तो कहीं ना कहीं पुलिस को नाक चलाती हुई लड़कियां भी देखी जा रही हैं। मतलब अभी तक ये बात सामने नहीं आ पाई है कि आखिर ये हैं कौन? देखिए, बिल्कुल अभी तक, क्योंकि उसमें गाड़ी में किसी प्रकार का नंबर प्लेट का न होना भी बताया जा रहा है कि नंबर प्लेट गाड़ियों पे नहीं थी, जिसके चलते जो है इन महिलाओं की जो है पहचान वो नहीं हो पाई है। ये लड़कियां कौन हैं, कहाँ से हैं और ये स्टंट करने का वीडियो किसने बनाया, अभी इस बात की पुष्टि होना बाकी है। लेकिन लगातार जिस प्रकार से ये वीडियो वायरल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये इस ओर भी इशारा करता है कि प्रदेश में जहां एक और हिजाब को लेकर के जो बवाल मचा हुआ था, सियासी बवाल मचा हुआ, वो तो थम गया। लेकिन अब जिस प्रकार से पुलिस से ये मोटरसाइकिल पे स्टंट करती हुई जो महिलाएं देखी जा रही, कहीं ना कहीं फिर से एक नया जो रूप जो है वो देखा जा।
जी प्रदीप, कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप दूसरी फोन लाइन पर डीएसपी संजय पवार जी। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर भारत में। संजय जी, आपको बताएंगे हम दोबारा जब तक उनसे बात करेंगे। आपको बता दें, वीडियो आप देख पा रहे हैं किस तरह से हिजाब में ये युवतियां बाइक पर चल रही हैं और स्टंट भी कर रही हैं। और ये दिन का वीडियो है, इसका मतलब है कि सीधे सीधे पुलिस पर भी सवाल उठते हैं कि आखिर पुलिस प्रशासन कहां था उस वक्त। ये जो नजर आ रही है सड़क, इस जगह पर क्या पुलिस की मुस्तैदी नहीं होती है? कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। क्या हिजाब को लेकर जो सरकार ने फैसला लिया था और फिर उसके बाद जो यू टर्न लिया था, क्या उसका विरोध, उसका विद्रोह या नाराजगी किसी तरह की सरकार से, ये एक सवाल खड़े होते हैं। दर्शकों को हम वीडियो में दिखा रहे हैं, भोपाल की ये खबर है। ये वीडियो भोपाल में बनाया गया है। हिजाब के नाम पर किस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाती नजर आ रही हैं युवतियां। बिलासपुर में नशे के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस को पता चला कि बनारस से आरोपी आकाश खरे ब्राउन शुगर लेकर बिलासपुर आ रहा है। मामले की सूचना मिलते ही नारकोटिक सेल ने सिविल लाइन थाना पुलिस के साथ मिलकर नेहरू चौक में घेराबंदी की और मुखबिर द्वारा बताई गई सूचना के हिसाब से जांच भी की। जैसे ही आकाश खरे नेहरू चौक पहुंचा, पुलिस ने उसे अपने हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की और जब उसका जेब टटोला तो उसमें से 10.5 यानी कि करीब 10.5 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया। बहरहाल दोनों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और आगे की कार्रवाई कर रही है। ये नेहरू चौक के पास से बस में से एक व्यक्ति के संबंध में सूचना प्राप्त हुई कि वो बनारस से ब्राउन शुगर लेकर बिलासपुर में सप्लाई के लिए आ रहे हैं। नारकोटिक्स टीम और सिविल लाइन की टीम ने जब उसको आइडेंटिफाई किया तो उसके पास से ब्राउन शुगर बरामद हुआ करीब 21 ग्राम। और उसके बाद पूछताछ पर से कि वो ये माल किसके लिए लाया है, एक अन्य व्यक्ति की पहचान हुई राहुल सिंह, जो जगहभाटा का रहने वाला है। जो माल लेके आया था आकाश खरे, ये बनारस चौक से गिट्टी एरिया में रहने वाला है और बनारस से ही ये लोग पूर्व में भी ब्राउन शुगर लेकर आ रहे थे और शहर में अलग अलग जगह पर इसको खपा रहे थे। इसमें दोनों को गिरफ्तार करके NDPS एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ खबर भारत के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहेगा हमारे साथ। नमस्कार। स्टॉक